क्या आपने भी टीवी पर ये सुना कि टीसीएस के नासिक ऑफिस में कॉर्पोरेट जिहाद चल रहा था? क्या आपने भी वो चेहरा देखा निदा खान का जिसे इस पूरे मामले का मास्टरमाइंड तक बता दिया गया? लेकिन अगर मैं आपसे कहूँ ना वो एचआर थी, ना ही किसी बड़े पद पर थी और जिन धाराओं की बात हो रही है वो भी कुछ और कहती हैं, तो सच क्या है? और क्या हम सब एक मीडिया ट्रायल का हिस्सा बन चुके हैं? टीसीएस का मामला पिछले कुछ दिनों से आप लगातार सुन रहे होंगे। टीवी डिबेट्स में, प्राइम टाइम शो में और सोशल मीडिया पर हर जगह एक ही नैरेटिव चलाया जा रहा है। नासिक के एक ऑफिस को लेकर दावा किया गया कि वहां सुनियोजित तरीके से धर्मांतरण कराया जा रहा था और इस पूरे मामले को कुछ चैनलों ने कॉरपोरेट जिहाद जैसे शब्दों से जोड़ दिया। इन तमाम खबरों के बीच एक नाम बार बार सामने आया, वो है निदा खान का। उन्हें इस पूरे मामले का मास्टरमाइंड बताया गया, कहा गया कि वो एचआर थी और एक बड़े नेटवर्क को ऑपरेट कर रही थी। लेकिन सवाल ये है, क्या सच में ऐसा है? दरअसल 2026 में नासिक स्थित टीसीएस ऑफिस से कुछ महिलाओं ने शिकायत दर्ज कराई। इन शिकायतों में आरोप लगाए गए कि उन्हें दफ्तर के भीतर मानसिक रूप से प्रताड़ित किया गया, उनके साथ यौन संबंध बनाए गए और कुछ मामलों में धमकाया भी गया। इन शिकायतों के आधार पर नासिक पुलिस ने कुल 9 एफआईआर दर्ज की, कई लोगों को आरोपी बनाया और जिनमें कुछ एचआर स्टाफ, डिलीवरी पार्टनर और कर्मचारी शामिल हैं। अब तक 7 लोगों की गिरफ्तारी इस मामले में हो चुकी है, जबकि एक महिला अभी तक फरार है जिनका नाम निदा खान बताया जा रहा है। इस पूरे मामले पर टाटा कंसल्टेंसी सर्विस यानी कि टीसीएस ने भी आधिकारिक बयान जारी किया है। कंपनी ने साफ कहा कि जिन लोगों के नाम सामने आए हैं उन्हें नौकरी से निकाल दिया गया है और जांच में पूरा सहयोग किया जा रहा है। साथ ही एक हाई पावर कमेटी भी बनाई गई है ताकि मामले की जांच और अच्छे से हो सके और अंदर जो भी मामला है वो भी सामने आ सके। अब आते हैं उस नाम पर जिसे सबसे ज्यादा उछाला गया, यानी कि निदा खान। टीवी चैनलों और डिबेट्स में उन्हें एचआर और इस पूरे मॉड्यूल का सरगना बताया गया, लेकिन टीसीएस की प्रेस रिलीज इस दावे से बिल्कुल अलग तस्वीर पेश करती है। कंपनी के मुताबिक निदा खान ना तो एचआर थी, ना ही किसी सीनियर पोजीशन पर थी, बल्कि वो एक जूनियर एसोसिएट के तौर पर काम कर रही थी। यहीं पर सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है, अगर कोई व्यक्ति संगठन में एक जूनियर स्तर पर है तो क्या वो इतने बड़े स्तर पर किसी संगठित नेटवर्क को चला सकता है, या फिर क्या मीडिया ट्रायल में एक चेहरा ढूंढ लिया गया जिसे बार बार दिखाकर कहानी को और सनसनीखेज बनाया जा सके? नासिक पुलिस की तरफ से भी अब तक ऐसा कोई आधिकारिक बयान सामने नहीं आया जिसमें निदा खान को एचआर बताया गया हो, यानी मीडिया में जो नैरेटिव चल रहा था वो जांच एजेंसी के दावों से मेल नहीं खाता है। निदा खान के वकील का भी यही कहना है कि एफआईआर में उनके खिलाफ धर्म परिवर्तन से जुड़ी धाराएं नहीं लगाई गई हैं, बल्कि जिन धाराओं का जिक्र है वो धार्मिक भावनाएं आहत करने से जुड़ी हैं। इस मामले में एक और नाम सामने आता है, वो है दानिश का। उसे इस केस का किंग पिन बताया जा रहा है। आरोप है कि उसने एक हिंदू लड़की को प्यार के जाल में फंसाया, उसे रमजान के रोजे रखने के लिए प्रेरित किया और जब परिवार को लड़की के व्यवहार में कुछ बदलाव दिखा तब मामला सामने आया। इस पूरे केस ने तब और राजनीतिक रंग ले लिया जब देवेंद्र फडणवीस ने इसे कोऑपरेटिव जिहाद के एंगल से देखने की बात कही और सख्त कार्रवाई का भरोसा दिया। यानी अब ये मामला सिर्फ एक आपराधिक जांच तक सीमित नहीं रहा, बल्कि राजनीतिक और सामाजिक विमर्श का हिस्सा बन चुका है। वहीं दूसरी तरफ निदा खान के परिवार ने सभी आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया है। परिवार का कहना है कि उन्हें झूठा फंसाया जा रहा है और किसी बड़े मामले को दबाने के लिए उनका नाम इस्तेमाल किया जा रहा है। परिवार ने ये भी बताया कि निधा गर्भवती हैं और पिछले कुछ समय से नियमित रूप से ऑफिस भी नहीं जा रही थी। उनका दावा है कि उन्होंने कभी किसी को धर्म परिवर्तन के लिए मजबूर नहीं किया और सभी धर्मों का वो काफी ज्यादा सम्मान करती हैं। अब इस पूरे मामले में सबसे अहम सवाल यही है कि क्या हमें सच्चाई कोर्ट से मिलने का इंतजार करना चाहिए या फिर सोशल मीडिया और टीवी डिबेट्स के आधार पर ही किसी को दोषी मान लेना चाहिए। हालांकि इस केस में अब धीरे धीरे सच्चाई सामने आ रही है, जो टीवी और सोशल मीडिया पर चल रहे नैरेटिव से काफी अलग है। इस मामले में दर्ज पहली एफआईआर, जिसमें दानिश शेख पर रेप के आरोप हैं, अब बढ़ा दी गई है और शिकायतकर्ता के
एससी समुदाय से होने की वजह से इसमें एससी-एसटी एक्ट भी जोड़ दिया गया है। लेकिन दूसरी तरफ कई जगह इस केस को कॉर्पोरेटिव जिहाद और धर्मांतरण से जोड़कर दिखाया जा रहा है, जिससे मुस्लिम कर्मचारियों को सीधे आरोपी की तरह पेश किया जा रहा है। वहीं टीसीएस ने अपने आधिकारिक बयान में साफ कहा कि कंपनी को किसी भी तरह की यौन उत्पीड़न शिकायत नहीं मिली है और ना ही एथिक्स चैनल के जरिए ऐसी कोई शिकायत आई है। इसके अलावा जिस निदा खान को मीडिया में एचआर और मास्टरमाइंड बताया जा रहा था, कंपनी ने साफ किया है कि वो सिर्फ एक जूनियर एसोसिएट थी, किसी बड़े पद पर नहीं थी। इन सब बातों से ये समझ आता है कि मामला जितना दिखाया जा रहा है उतना सीधा नहीं है और कई चीजें बढ़ा-चढ़ाकर पेश की जा रही हैं, क्योंकि इतिहास गवाह है कि मीडिया ट्रायल कई बार सच्चाई से ज्यादा तेज भागता है, लेकिन न्याय हमेशा सबूतों के आधार पर ही तय होता है। जैसे कि आपको सुशांत सिंह और रिया चक्रवर्ती वाला मामला याद होगा। रिया चक्रवर्ती का इतना मीडिया ट्रायल हुआ, उनका घर से निकलना दुश्वार हो गया। उसके बाद उस पूरे मामले की सीबीआई जांच हुई और आखिर में नतीजा ये निकला कि सुशांत सिंह ने खुद ही अपने आप को खत्म किया। इसमें रिया चक्रवर्ती का कोई हाथ नहीं था और मीडिया ट्रायल जिस हिसाब से हो रहा था, रिया चक्रवर्ती को पूरा ही मुल्जिम करार दे दिया गया था, जबकि कोर्ट का या सीबीआई का कोई फैसला ऐसा नहीं आया था। और ऐसा ही कुछ हमें निदा खान के मामले में देखने को मिल रहा है, जिस तरीके से मीडिया ट्रायल एक मुस्लिम एंगल पेश कर रहा है। फिलहाल आपका इस मुद्दे पर क्या सोचना है, हमें बताएं और ऐसी ही और वीडियोस देखने के लिए जुड़े रहिए ऑब्जर्वर पोस्ट के साथ। शुक्रिया।